नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा और बात पंजाब और आम आदमी पार्टी के पंजाब की राजनीति की। 25 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हमें कांग्रेस का कचरा नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इससे पहले कल उन्होंने ये वादा किया कि जीत पर हर महिला के खाते में 1000 रुपए देंगे। उससे पहले ऑटो वालों से संवाद किया, एक के घर में खाना खाने गए। तो पंजाब चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जान लगाए हुए हैं और अब ये बयान कि कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि वो कांग्रेस का कचरा ले। और ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी के विधायक उनका साथ छोड़ गए हैं। और वैसे भी कुल 2017 में पहले आम आदमी पार्टी के 20 विधायक पंजाब असेंबली में थे, जो अब 11 पर सिमटे हैं। लेकिन केजरीवाल आने वाले विधानसभा चुनाव को पहले पंजाब में खड़ा करने में आम आदमी पार्टी को जुटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि वो अगली विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस में जो अंदरूनी खटपट चल रही है, इसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी की काफी उम्मीद बंधी है। अब नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अब तक सब कुछ ठीक नहीं है। कल अरविंद केजरीवाल ने चन्नी को फेक केजरीवाल कहा और आज देखिए कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की खूब तारीफ की। केजरीवाल ने यह कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि राज्य में रेत सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती हो गई है, लेकिन सिद्धू मंच पर आके उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं। और मैं सच बोलने के लिए सिद्धू की हिम्मत की दाद देता हूं। आपको सुनाते हैं पहले आज क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। मैं ये देख रहा हूं सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभालने, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभालें। तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राघव चड्ढा, जो प्रभारी हैं पंजाब आम आदमी पार्टी के, गुरदीप सिंह सप्पल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गुरदीप सिंह सप्पल, आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के तो 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जो कचरा है उसे हम लेना नहीं चाहते। क्या ये एक कंपटीशन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उधर गए और कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि लेन देन तो चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ऐसे लोग हैं कि हम उन्हें लेना नहीं चाहते। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, केजरीवाल जी की भाषा पे जितना कहा जाए उतना कम है। आज भी उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, राजनीतिक तौर पे भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश के अंदर, वो कुछ दिन में समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला, और जो बोला आज भी इसमें झूठ भरा हुआ था कि हमारे 2 एमएलए गए। अभी आप ही ने कहा 50% एमएलए गए, और जो वस्तु स्थिति है, पिछली बार जब चुनाव लड़े थे ये, तो 25% इनको वोट आया था, और आज जब ये चुनाव लड़े फरवरी में म्युनिसिपल बॉडीज का, इनका वोट रह गया 5%। यानी 5 गुना तो इनका वोट पंजाब में कम हो गया है। और उस पीड़ा को ढकने के लिए और झूठ बोलकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि देश भूला नहीं है, कि इस तरह की बातें वो पहले भी करते आए हैं। नगमा जी, पहले भी उन्होंने की हैं, और इसी वजह से बार बार उनको माफी मांगनी पड़ी, चाहे विक्रम मजीठिया से मांगनी पड़ी हो, चाहे नितिन गडकरी से मांगनी पड़ी हो, चाहे
अरुण जेटली से मांगनी पड़ी हो, चाहे अमित सिब्बल से मांगनी पड़ी हो, और अभी भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर कोई भी कोर्ट में जाएगा तो फट यू टर्न लेके कोर्ट के अंदर माफी मांग के अपने को बरी कर लेंगे। इस पर मैं प्रतिक्रिया ले लूं पहले राघव चड्ढा की, फिर इस पर आगे के मुद्दे पर आएंगे। उन्होंने कांग्रेस के अंदरूनी कलह के ऊपर भी कटाक्ष किया है, पर राघव चड्ढा जो गुरदीप सिंह सपल कह रहे हैं कि एक तो भाषा की बात उन्होंने की और दूसरी कहे कि वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं और बाद में वो माफी मांग रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने कहा उसके बाद वो कहीं पलट के माफी न मांगने लग जाएं, और कितने एमएलए गए हैं इस पर भी गुरदीप सिंह जी कह रहे हैं कि ये गलत बयानी है। देखिए, साफ तौर पे नगमा जी स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब सूबे में पूरी बिखर चुकी है। उन्होंने पहले तो अपने मुख्यमंत्री को, कैप्टन साहब को हटा दिया, उसके बाद आपस में 8-10 उनके धड़े हैं जो लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए। सुखजिंदर रंधावा भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं, ओपी सोनी भी हैं, सुनील झाकर तो बेचारे शेरवानी का नाप देकर आ गए थे, वो सीएम बनने ही वाले थे, उनको रोक दिया। कई सारे धड़े हैं, और जब ये बड़े नेता आपस में लड़ते हैं नगमा जी, तो केवल ऊपर ही लड़ाई नहीं होती, इनके वर्कर, इनके काडर, इनके सपोर्टर नीचे जिले स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे भी, ये बूथ स्तर पे भी लड़ते हैं। तो कांग्रेस पूरी बिखर चुकी है। और मैं आपको पूरी विश्वास से बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी पार्टी के संपर्क में इनके नेता आते रहते हैं, इनके सिटिंग एमएलएज, इनके सिटिंग एमपीज। गुरदीप सिंह जी ने ये कहा कि भाषा के बारे में जितना कम बोला जाए वो बेहतर है, जिस तरह का अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उनका कचरा नहीं लेना चाहते। देखिए साहब, उन्होंने एक प्रकार से एक वाक्य, एक शब्द का प्रयोग करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश करी कि वो लोग जिन्हें लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को लोग अपने गांव में, अपने घरों में आने नहीं दे रहे, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी एकदम चरम पर है, जो रेता बजरा माफिया चलाते हैं, ऐसे लोगों का आम आदमी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हम ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहते। ये लोग आते हैं हमारे पास। आपके कितने लोग वहां पर गए हैं इसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे तो सिर्फ 2 ही गए, उनके तो 25 आने को तैयार हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सरल है अंगमा जी। हमने अपनी कैंडिडेट लिस्ट निकाली, जो हमारे मौजूदा एमएलए थे उनमें से 2 को छोड़ के सबको हमने इलेक्शन लड़ने की टिकट दे दी। 2 लोगों को टिकट नहीं दी, वो नाराज हो गए, वो दूसरी पार्टी में चले गए। कोई बात नहीं। अब मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि उन दोनों को आप लोग जरूर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारना, उनको कांग्रेस की टिकट देना और फिर आप अपना हाल देखना। तो जहां तक हमारी बात है, हमने अपनी लिस्ट निकाली। कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, उनकी पार्टी को लेकर या पंजाब सूबे को लेकर महत्वाकांक्षा नहीं है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। कोई बात नहीं, वो चले गए, उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी गुरदीप सिंह सपल, लेकिन कांग्रेस में जो चल रहा है पंजाब में, वो सबके सामने रहा। मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह का खींचतान जिस तरह रही, सिद्धू बार बार नाराज होते रहे। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है, और ये जो अंदरूनी टकराव है इसका फायदा दूसरी पार्टियां उठाएंगी। हमने कल ही सुना कि मुख्यमंत्री चन्नी को फेक केजरीवाल कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल, और ये कह रहे हैं कि मैं जो ऐलान करता हूं वो करते हैं, लेकिन वो झूठे वादे कर रहे हैं, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू साबित कर रहे हैं पब्लिकली। देखिए, कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। फिर चन्नी साहब जो भी कहते हैं उसको सिद्धू साहब क्यों काटते हैं पब्लिकली? नहीं, काटते नहीं है। अलग अलग इश्यू पे बातें हुई हैं, आप 2 इश्यू को मिक्स कर रहे हैं। अभी कल दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, उसमें चन्नी साहब भी थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, हरीश चौधरी भी थे, और कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स भी थे। कहीं मुझे तो कहीं फूट नजर नहीं आई, लेकिन राघव चड्ढा जी बड़े सफाई से 2 बातें गोल कर गए। एक कि इनका वोट 4-4.5 साल के अंदर 25% से 5% पे कैसे आ गया, वोट कैसे बिखर गया, और जो इनके एमएलए रहे, इन्होंने 2 को टिकट नहीं दिया। अरे 2 तो सिटिंग वालों को नहीं दिया, बाकी जो जीतने के बाद आपके 8 और जा चुके थे, उनके बारे में आप बात गोल कर गए। और उनके बारे में भी इन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में खुद राघव जी ने बोला था कि हमारा कचरा चला गया। इनका अपना कचरा चला जाता है, दूसरों का कचरा होता है। बस यही एक दूध के धुले पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जिनके साथ सारी सुचिता है। और ऐसे दूध के धुले हैं कि जब दिल्ली में चुनाव लड़ना था, पंजाब के प्रभारी हैं। दूसरी ये कि जो सीट शेयर कम हुआ है उस पर भी राघव आपका जवाब चाहेंगे? नहीं, वो तो देखिए हर चुनाव अलग होता है। अभी 2022 का इलेक्शन हमारे सामने, आप देखिएगा तमाम ओपिनियन पोल्स लगातार सी वोटर से लेकर सारे ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज सरकार बना रही है। अगर आज पंजाब में चुनाव हो जाए तो हमारी 80 से 90 सीटें आके हमारी सरकार बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा पार्टी का प्रभारी होने के नाते, ये तो ओपिनियन पोल्स जो इंडिपेंडेंट है वो कह रहे हैं। खैर, उसे छोड़ देते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कल मंच पे पंजाब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा मैंने रेता का रेट कम कर दिया, मैंने 25,000 नौकरियां दे दी, और मैंने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल लोगों के नहीं आ रहे।
उनके 5 मिनट बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान है उसी मंच से चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में बयान देते हैं कि रेता माफिया खत्म नहीं हुआ, अभी भी रेता 20 रुपए फुट पे मिल रहा है। एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली, तो केवल और केवल मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को नौकरी मिली। और आखिरी जो रेत माफिया की बात है उसके ऊपर चन्नी साहब ने जो कहा और सिद्धू साहब ने कहा, गुरदीप सिंह सफल कह रहे कि दो अलग अलग मुद्दों को मिक्स कर रहे हैं। जो राघव कह रहे, आप जवाब देंगे गुरदीप सिंह जी? मैं वही कह रहा हूं नगमा जी, एक मंच से ये दोनों बोलते हैं और एक वही मैं उनसे पूछ रही हूँ उसके ऊपर सफाई, क्या ये एक मंच से कहा गया या नहीं कहा गया? कांग्रेस पार्टी को पहले तो राघव जी सिद्धू साहब की दाद देते हैं। राघव जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वोट 25 से 5% पे क्यों आ गया। दूसरी बात, इन्होंने की ओपिनियन पोल की बात। पिछली बार के आप ओपिनियन पोल गूगल कीजिए, अभी आपके दर्शक गूगल करें, पिछले चुनाव में 80 से 100 सीट ओपिनियन पोल ने इनको दी थी। तो पता नहीं कहां से ओपिनियन पोल कराते हैं ये। सीट आई थी 20। चलिए वो ओपिनियन पोल की कलई, वो जो कांट की हांडी है वो बार-बार नहीं चढ़ती। चलिए वो एक अलग बात है, जैसे उन्होंने जवाब दिया, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि क्या एक ही मंच से मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दो अलग अलग बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चन्नी साहब ने कहा कि हमने रेता माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और रेता माफिया पे हमने काम शुरू किया। सिद्धू साहब ने बोला जो काम शुरू किया है उसके रिजल्ट पूरी तरह नहीं आए, उसमें वक्त लगता है। ऐसा कहा जाए कि सब जो हैं वो एक साथ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। फिर राघव, जो भी फूट शायद नजर आ रही है केजरीवाल जी को, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, और मुख्यमंत्री चन्नी पर तो उन्होंने काफी कटाक्ष किया है। नहीं, देखिए ऐसा है, फूट जो नजर आ रही है जिसकी आप बात कह रहे हैं, तो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू आज के समय पंजाब के असल मुद्दों की बात करते हैं। वो अपने ही मुख्यमंत्री को कहते हैं बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ, नशे के सौदागर को आपने पकड़ा नहीं, नौकरियां आपने दी नहीं, बिजली माफ किया आपने ऐलान किया, एक भी आदमी का बिजली का बिल 0 नहीं आया। तो ये जो अपनी सरकार को एक्सपोज करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आज वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं पंजाब के असल मुद्दों पे अपने ही मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि जैसे चरणजीत सिंह चन्नी साहब एक अनाउंसमेंट करते हैं, वो अनाउंसमेंट पूरी नहीं करते, उनको आज लोग मुख्यमंत्री नहीं ऐलान मंत्री कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है कि चन्नी साहब के साथ है? वो किसकी बात मानता है? आपको कौन सही लगता है? मैं तो सफल साहब से भी पूछना चाहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू सही बोल रहे हैं कि चन्नी साहब सही बोल रहे हैं? आप हमें बता दें। गुरदीप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी में ना अलग अलग लेवल के नेता, अलग अलग नेता एक साथ काम करते हैं। आपकी पार्टी की तरह नहीं कि एक व्यक्ति डिक्टेटर बन के चलता है, जिसको आपके ही अध्यक्ष ने पिछली बार जो पार्टी छोड़ गए, जो चुने हुए एमपी थे, बोल के गए थे कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पार्टी की तरह काम करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। मैंने नहीं बोला था, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था पार्टी छोड़ते हुए, जो आपके एमपी भी थे। तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके क्या होते हैं। लेकिन ये तो बता दीजिए देश को कि आप तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो बातें सेम जब सीएम करते हैं चन्नी साहब, तो आपको लगता है असली मुद्दे नहीं है, लेकिन केजरीवाल करते हैं तो वही मुद्दे असली होते हैं। लेकिन गुरदीप सिंह जी, एक सवाल आपसे कि वो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, चन्नी साहब उन्हीं मुद्दों को लेके उसी पे ऐलान करते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी एजेंडा सेट कर रही है? वो मुफ्त बिजली की बात करते हैं, वो ऐलान कर देते हैं, वो क्यों उनके मुद्दों को के पीछे पीछे चल रहे हैं? फिर थोड़ा सा ना इनका प्रचार तंत्र में बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए बात इनकी बड़ी अलग ढंग से आती है। वो बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में पिछले साल केंद्र सरकार का जो रैंकिंग आई, पंजाब नंबर 1 था और दिल्ली नंबर 29। ये इनकी सच्चाई है। ये आप इनसे सवाल पूछिए कैसे हो गया, जो वहां पे जाके कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मेरे पास इस चर्चा के लिए वक्त नहीं है। राघव, आपका आखिरी कमेंट ले लीजिए। मैं बस आखिरी कमेंट, आप एजुकेशन पे मेरे से डाटा ले लीजिए, सही बात उठाई। आप मेरे से पॉल्यूशन पे ले लीजिए। दिल्ली सबसे ग्रीन सिटी थी 2013 में, आज सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। सुन लीजिए सफल साहब, थोड़ा धैर्य रखिए। जो अनाउंसमेंट केजरीवाल जी सोमवार को करते हैं, मंगलवार को चन्नी साहब वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। अच्छा, लैंग्वेज भी नहीं बदलते, उसी भाषा में अनाउंसमेंट करते हैं। एकदम अरविंद केजरीवाल जी की कॉपी करने में लगे हुए। इसीलिए हम कहते हैं कि इस समय पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहे हैं जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कॉपी करके ये सोचते हैं कि उन्हें वोट मिल जाएंगे। अच्छा, आप अगर हम केजरीवाल जी की कॉपी करेंगे, इतना ही वक्त हमारे पास और वक्त नहीं है बदलने, लेकिन वो शब्द पंजाब पहले पे आ जाएगा अगर आपकी कॉपी करना। कौन किसकी कॉपी कर रहा है, कौन इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है? पंजाब चुनाव दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरदीप सिंह जी और राघव चड्ढा चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त हम 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आगे उन्होंने लिखा कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। मनीष तिवारी की इस किताब को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस पर हमला बोला है। जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। तो कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी, और क्यों ना हो, मनीष तिवारी की जो नई किताब है उसमें ये बातें कही गई हैं कि कार्रवाई न करना गलत था। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद आज लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात। तो अब उत्तर प्रदेश का महाभारत, लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। इसे लेकर जयंत चौधरी ने निटीवी से कहा कि सपा और आरएलडी का गठबंधन तय है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज कहा कि आपसी एकजुटता से ही देश और समाज का विकास होता है। सपा नेता रामगोपाल यादव की पुस्तक राजनीति के उस पार के विमोचन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और किसानों के मुद्दों के सवालों पर एकजुट होना चाहिए, देश से बड़ा कोई नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये किताब नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। उन्होंने यूपी चुनाव 2022 को लेकर इशारा किया कि राजनीति के उस पार सपा की सरकार है। देश का सवाल है तो सब एक हैं, उसके साथ साथ जो समस्या है, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को प्रेरित करने का काम करेगी। और कभी कभी हम नए लोग सोचते हैं कि राजनीति के उस पार, जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 5 क से पार्टी का संगठन चलता है, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय, और ये सभी चीजें हमारे पास हैं। बाद में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवार की चिंता करती हैं। बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है?
पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े, यहाँ बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम राष्ट्रवाद विजय पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज एक फोल्डर जारी करके मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कामों का लेखा जोखा सामने रखा है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि उन्होंने अपनी 4 सरकारों के कार्यकाल में जितने काम किए हैं उतना काम उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। कहा कि आज हालत यह है कि उन्हीं के किए कामों के नाम बदल बदल कर सपा और भाजपा अपना काम बता रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सभी 86 सीटों के लिए उन्होंने ठोस रणनीति बनाई जाएगी, उनकी पार्टी बनाएगी। मायावती ने कहा कि खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए सतीश चंद्र मिश्र और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया को भी सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आजादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है सरकार पर निशाना साधते हुए। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसको महंगा किया नहीं। ऑटो महंगा, मोबाइल का डेटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, महंगी सब्जी दाल। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दक्षिण के राज्यों में 100 रुपए के पार टमाटर का भाव। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले कई दिनों से टमाटर के उत्पादक राज्यों में भारी बारिश है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टमाटर के बड़े उत्पादक राज्य हैं। उसमें भी आंध्र प्रदेश का चित्तूर और अनंतपुर जिले में सबसे ज्यादा पैदावार होती है। इन सभी जिलों में बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इसी वजह से कीमतें अचानक हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। मार्केट में बहुत कम टोमेटो आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका रेट है 109 रुपीज। अगर टॉप ग्रेड की टोमेटो की बात करेंगे तो वो 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये इसलिए कि आंध्र प्रदेश जो टोमेटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वहाँ पर बहुत बड़ी बारिश हुई है और चित्तूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से बहुत सारा टोमेटो उगाया जाता है वहाँ पर भी क्रॉप की बहुत लॉस है और इसलिए मार्केट्स में अराइवल्स बहुत कम है। आप टोमेटो ले रहे हैं लेकिन जब रेट्स ऐसे देखेंगे तो सारे वेजिटेबल्स के ही हैं लेकिन टोमेटो का 100 से ज्यादा बढ़ गया। टोमेटो का जरूरी है बिकॉज अदर वेजिटेबल्स में हम थोड़ा छोड़ सकते हैं बट टोमेटो तो बहुत जरूरी है हर सब्जी के लिए। बगैर टोमेटो के तो कोई सब्जी बन नहीं सकती, तो इसलिए टोमेटो तो बहुत जरूरी। बाकी दूसरी सब्जी हम अवॉइड भी कर सकते हैं।
बट इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन खरीदने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, डेफिनेटली, कि बिकॉज प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, पर एनी हाउ लेना तो है, थोड़ा बहुत तो लेंगे ही लेंगे इसके लिए। ये अगर हम देखें तो कंज्यूमर की बात हम कर रहे हैं, फार्मर इससे कितना उसको फायदा हो रहा है। कुछ फार्मर्स जिनसे हमने बात की मदनापल्ली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, उनका कहना है कि अब कुछ दिनों से उनको टोमेटो पे अच्छे दर मिल रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है वो अच्छे दर पर बिकेगा। लेकिन वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि सिर्फ 2-3 महीने पहले की बात है कि टोमेटो का रेट बहुत कम हो गया था और उसकी वजह से बहुत सारे किसान को 6 लाख से 8 लाख का नष्ट हुआ था, इसलिए कि जब उन्होंने टोमेटो 5 to 6 एकड़ 5 से 6 एकड़ पर टोमेटो उगाया तो उनका जो प्राइस है वो इतना कम हो गया कि कुछ लोगों ने मार्केट जाकर उसको बेचना भी सही नहीं समझा। जो एक क्रेट अगर आप देखें, ऐसे वाला एक क्रेट अगर टोमेटो भरा हुआ है तो इसका रेट हुआ करता था 600 से 800 रुपया, लेकिन अब वो बिक रहा है 3000 से लेके 3500 रुपया तक। यानी कि टोमेटो का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता और बॉम्बे में भी, क्योंकि मदनापल्ली का जो मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और वहाँ से न सिर्फ बाकी शहरों को और राज्यों को बल्कि देश के बाहर भी वहाँ से कार्गो निकलती है। तो किसान अगर अब टोमेटो लगाएंगे तो शायद फायदे में रहेंगे, ऐसे कुछ मार्केट एनालिस्ट का कहना है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जो बारिश हुई है आंध्र प्रदेश में, अनप्रेसिडेंटेड उसको कहते हैं, 40% एक्सेस बारिश हुई है और अनंतपुर और चित्तूर जैसे जिले में 160 से लेके 170% अधिक बारिश हुई है। उसकी वजह से जो क्रॉप का जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से सिर्फ उनको शायद 25% जो आउटपुट पहले था उसका सिर्फ 25% अब उन्हें मिलने की आशा है। इस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जहां जहां टमाटर सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं उन इलाकों में बाढ़ की वजह से टमाटर की कीमतें 100 के पार हैं और टमाटर खास करके दक्षिण राज्यों में इतना महंगा हो गया है। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।